आज अपनी क्लास में करने जा रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट या मटेरियल्स का चैप्टर। और ये जो चैप्टर है ये हमारा बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यही चीज़ ग्रुप 1 में कॉस्टिंग के अंदर कॉस्टिंग कहलाता है, बीकॉम ऑनर्स में मटेरियल कहलाता है, बीकॉम पास में मटेरियल का चैप्टर कहलाता है। और यही चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जा करके क्या बन जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो दैट मीन्स द सेम चैप्टर इज देयर इन वेरियस कैटेगरीज, वेरियस थिंग्स एंड सो ऑन। तो चलिए आज हम लोगों ने शुरू करना है मटेरियल्स। और ये मटेरियल क्या चीज़ है पहले इसको समझते हैं। कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़नी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारा प्रैक्टिकल भी है इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। ओके, so this is materials। आइए बेटा, so materials का ये जो चैप्टर है ये क्या चीज है? दिस इज बेसिकली द इन्वेंट्री और इस इन्वेंट्री का मैनेजमेंट। क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्टिंग का एक पर्पस ये भी है कि हम अपनी कॉस्ट को ठीक से कंट्रोल कर पाए। अगर हम अपनी कॉस्ट को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वो कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारे को कहीं ना कहीं परेशानी होगी सेलिंग प्राइस में कॉम्पिटिटर्स के साथ। सो हमारी दो चीज़ होती है, ये तो हम होता है कि हम प्रॉफिट कम कर लें या फिर हम अपनी कॉस्ट को कम करें। तो कॉस्ट को कम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट कम करना सोल्यूशन नहीं है, राइट। सो कैसे करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देखते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि जो इन्वेंट्री है ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है। इन्वेंट्री के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी कहता है that includes raw materials, all type of raw materials, then consumables। consumables का मतलब होता है टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें क्या कहलाती है, कंज्यूमेबल्स। थर्ड आता है वर्क इन प्रोग्रेस और लास्ट आता है फिनिश गुड्स। क्या आता है बेटा हमारा, फिनिश गुड्स। सो रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, ये हमारी 4 कैटेगरीज है, 4 चीजें हैं जो हमारे को इस इन्वेंट्री के अंदर लेनी होती हैं। इन सभी का जो मैनेजमेंट है वो 3 स्टेजेस पे होता है। पहला, परचेज पॉइंट। देखिए अगर हमारे को कॉस्ट को मिनिमाइज करना है बट परचेज हम किसी भी रेट पे कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी क्वालिटी परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे को प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इसका मतलब परचेजिंग शुड बी डन एट अ वेरी फ्रॉम अ गुड सप्लायर एट गुड प्राइस। गुड प्राइस मतलब कम प्राइस, गुड क्वालिटी, मतलब कहीं पर भी हम परचेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं सह सकते। दूसरा हमारे सामने आ रहा है दैट इज स्टोरेज। अपने परचेज तो बड़ा सूझबूझ के किया, बहुत समझदारी से किया, बट रखते समय सब खराब कर दिया तो अल्टीमेटली सब वेस्ट है। सो इसका मतलब ये हुआ कि परचेज के साथ स्टोरेज को भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी मम्मा सब्जी बहुत अच्छे से लेके आ रही हैं, बहुत अच्छे से रेट वेट करा करके बिल्कुल चूज करके एक ही चीज ला रही है, बट लाने के बाद उन्होंने उसको फ्रिज में नहीं रखा, ऐसे रख दिया, गर्मियों का टाइम है, अल्टीमेटली सारी सब्जी स्पॉइल हो जाएगी। मीन्स हमारी स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यूज करते समय उसको प्रॉपर यूज होना चाहिए। दैट मीन्स ये मैनेजमेंट का चैप्टर, मतलब ये मटेरियल का चैप्टर अल्टीमेटली 3 स्टेजेस पे काम कर रहा है, परचेज, देन स्टोरेज एंड देन यूसेज, राइट। सो वी आर गोइंग टू वर्क एट दीज 3 लेवल्स। ओके, सो सबसे पहला हमारा आ रहा है परचेज लेवल, दैट इज हाउ टू परचेज। परचेजिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होनी चाहिए? क्या मैं किसी एक बंदे को बोल दूं जाओ ये परचेज करके लाओ? आंसर इज नहीं। और मैम ये तो एक सिस्टम बनना चाहिए, हमारा एक पूरा कंक्रीट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमने इतनी करोड़ों रुपए की परचेजेस करनी है। अगर एक भी बंदे के हाथ में दिया तो कल को वो फ्रॉड कर सकता है, कल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। सो इन सभी प्रॉब्लम्स से अवॉइड करने के लिए हमारा परचेज मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये परचेज मैकेनिज्म स्ट्रांग कैसे होगा? दैट मीन्स हाउ डू वी परचेज, परचेजिंग करनी कैसे है। सो उसके लिए परचेजिंग के लिए हमने सबसे पहले शुरू किया। आपको एक साइकिल बना के दे रही हूँ, आप लोगों ने सबने ड्रॉ करनी है मेरे साथ। आप जब ये ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे, और इससे आपकी बहुत सारी थियरी, जो हमारे इस चैप्टर की बहुत सारी गंदी सी थियरी है, वो सब लर्न हो जाएगी। इवन यू डोंट हैव टू राइट डाउन एनीथिंग, सब कुछ आपको लर्न हो जाएगा, राइट। सो बेटा सबसे पहले हमारे पास होती है एक फैक्ट्री। नाउ दिस इज माय फैक्ट्री।
राइट, दिस इज फैक्ट्री। और इस फैक्ट्री में होता है एक स्टोर, राइट। स्टोर इज अ प्लेस वेयर द रॉ मटेरियल और इस तरह की चीजें चाहिए रखी जाती हैं। तो हमारे पास, हमारी फैक्ट्री के पास एक होता है स्टोर, जहां पर हम अपना सामान को रखते हैं। नाउ जब भी फैक्ट्री को सामान चाहिए होता है, अभी आप सिर्फ समझ रहे हैं, बाद में बनाइएगा, आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन और यू कैन पॉज लेटर ऑन। अभी आप सिर्फ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। सो फैक्ट्री को जब भी सामान की जरूरत है तो वो क्या कर रहे हैं कि वो स्टोर से बोल देते हैं कि स्टोर दे दो, और स्टोर सामान भिजवा देता है। सो फैक्ट्री स्टोर, फैक्ट्री स्टोर, फैक्ट्री को जब भी सामान चाहिए स्टोर से मंगवा रहा है। इट्स लाइक योर फ्रिज एंड किचन, राइट। किचन में सामान चाहिए मम्मी को खाना बनाने के लिए, तो फ्रिज में से निकाल निकाल के यूज हो रहा है, राइट। सो फ्रिज इज लाइक अ स्टोर एंड योर किचन इज लाइक अ फैक्ट्री वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, है ना, सही है ना, ओके। सो इस स्टोर के अंदर सामान परचेजिंग कैसे होगा? नाउ अब ये कोई घर तो है नहीं कि जहां मम्मी ने पापा को आवाज लगाई, जाओ जी एक सामान ले आओ जी, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट यहाँ तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ पे करोड़ों रुपए की परचेजिंग होनी है। इतनी मैसिव परचेजिंग के साथ अगर हम कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो स्टोर बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट को बोलता है। एक डिपार्टमेंट और है यहाँ पर, इसका नाम है परचेज डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है? इस डिपार्टमेंट का फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से कोटेशन मंगवाना, और सामान के जो भी स्टोर से रिक्वेजिशन आ रही है, स्टोर मंगवाएगा कि जी मेरे को ये सामान चाहिए, आप मंगवा दीजिए। तो परचेज डिपार्टमेंट अपने सप्लायर से अलग अलग रेट लेगा, क्या रेट लेना है, क्या काम करना है, वो सब चीज़ें डिसाइड की जाएंगी, और फिर परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे दिया जाएगा। फिर परचेज डिपार्टमेंट से ये सामान जा रहा है सप्लायर्स के पास। सप्लायर मतलब परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर दे रहा है सप्लायर को, वेंडर को बोलता है ठीक है आपने ये सामान पहुंचाना है। अब जब सामान वो लेकर के आया सप्लायर, राइट, तो सप्लायर आया, सामान लाया, बट सामान को चेक करने वाला भी तो होना चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि अगर आपने सामान को चेक नहीं किया तो फिर अब बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जी मंगवाया था रेड क्लॉथ, आ गया व्हाइट क्लॉथ, अब किसी को पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। सो मंगवाया था हमने 100 क्वांटिटी, उसने दे दिया सिर्फ 95 पीसेस, तो हु इज गोइंग टू चेक दिस? सो देयर इज अ रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट बेटा? दैट इज रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। कभी कभी जब बहुत ही टेक्निकल रॉ मटेरियल होता है तो ये रिसीविंग और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी अलग अलग होते हैं, बट नॉर्मली रिसीविंग और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट एक ही होता है। रिसीविंग डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जहां अलग होता है वो कैसा होता है मैम? जैसे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट कोई लेबोरेटरी है, मान लीजिए फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यहाँ पर केमिकल्स आने हैं, और केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन में, केमिकल की डेंसिटी में अगर जरा सा भी डिफरेंस आ गया, इतना सा भी डिफरेंस आ गया, तो अल्टीमेटली दवाई कुछ का कुछ बन जाएगी। इसकी वजह से हमारे को उनको प्रॉपरली लैब टेस्टिंग्स में लेके जाना पड़ता है कि क्या ये रॉ मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट वही है जो हमें चाहिए था, क्या इस रॉ मटेरियल के अंदर बिल्कुल वैसे ही, मतलब उतनी ही डेंसिटी, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन, उतना ही सब कुछ है जो हमें चाहिए था। अगर हाँ तो ही हम उसका प्रोडक्ट को अंदर आने देंगे, तो फिर ये अल्टीमेटली स्टोर को वापस कर देते हैं, राइट। और इसके अलावा हमारे पास एक और डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का नाम है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। क्या नाम है जी हमारा? दैट इज कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, राइट। सो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन ये है कि हर चीज को, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इज डूइंग द अकाउंटिंग फॉर एवरीथिंग। वो हर चीज का नापना तोलना वो सब करेगा, राइट। और अगर वो इस सब चीजों को ऐसे ऐसे करेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि क्या चीज क्या नहीं है, राइट। अब आइए जी, क्या मैम ये सब एक दूसरे को बोल बोल के काम करते हैं? मतलब फैक्ट्री स्टोर को बोलता है कि मेरे को सामान भिजवा दो, स्टोर परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि नहीं जी मेरे लिए परचेज करवा दो? आंसर इज नहीं बेटा, ये सब चीजें होती हैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, राइट। सो दिस इज ऑल डन थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। सो विच डॉक्यूमेंट्स आर वी गोइंग टू यूज? अब हमें डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। सबसे पहले जब फैक्ट्री स्टोर को भेजता है तो वो जो डॉक्यूमेंट भेजता है उसका नाम है मटीरियल रिक्वेजिशन नोट।
क्या नाम है बेटा? मटीरियल रिक्वेजिशन नोट. रिक्वेजिशन वर्ड मीन्स रिक्वायर्ड. रिक्वेजिशन वर्ड मीन्स रिक्वायर्ड. सो मटीरियल रिक्वेजिशन नोट मीन्स मटीरियल चाहिए उसका एक नोट है. तो फैक्ट्री क्या कर रहा है? एक मटीरियल रिक्वेजिशन नोट भिजवा देता है स्टोर को कि मुझे इतना सामान चाहिए, और स्टोर सामान भेज देता है. दिस इज लाइक मटीरियल रिक्वेजिशन नोट, राइट. ये हमेशा 3 कॉपीज में बनाया जाता है. एक फैक्ट्री के पास रहेगी, हमेशा ध्यान रखना 3 कॉपीज का बता रही हूँ. एक हमेशा जिसने बनाया उसके पास रहेगा, जिसको दिया उसके पास रहेगा, और तीसरा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि उसने अल्टीमेटली हर चीज को प्रॉपरली अकाउंटिंग करना है ना, नोट डाउन करना है ना. इसीलिए अल्टीमेटली हम हमेशा 3 कॉपीज बना रहे हैं. कहाँ कहाँ? सेंडर, गिवर मतलब सेंडर, रिसीवर एंड द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, राइट. तो यहाँ पे कौन कौन होगा? फैक्ट्री, स्टोर एंड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट. मेरे से बोलो जरा कौन कौन? फैक्ट्री, स्टोर और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट. वेरी गुड. अब स्टोर ने परचेज डिपार्टमेंट से नई परचेज के लिए बोलना है कि मेरे लिए सामान खत्म होने वाला है, प्लीज मंगवा दीजिए. तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाएगा उसको हम बोलते हैं परचेज रिक्वेजिशन नोट. क्या बोलते हैं बेटा? परचेज रिक्वेजिशन नोट. ओके. परचेज रिक्वेजिशन का मतलब है कि स्टोर बोलता है हमें नई परचेजेस चाहिए, आप मेरे लिए नई परचेजेस मंगवा के दीजिए. सो दिस इज कॉल्ड एज परचेज रिक्वेजिशन नोट, राइट. अब ये कितनी कॉपीज में बनेगा बेटा जी? बेसिकली ये भी 3 कॉपीज में बनेगा. और 3 कॉपीज किस किस के पास जाएंगे आप बताओ? स्टोर, परचेज डिपार्टमेंट एंड थर्ड कॉपी इज कॉस्टिंग डिपार्टमेंट. स्टोर, परचेज डिपार्टमेंट एंड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट. सो स्टोर बोल रहा है मेरे को भी परचेजेस चाहिए, परचेज रिक्वेजिशन नोट, राइट. अब परचेज रिक्वेजिशन नोट आया. जैसे ही परचेज रिक्वेजिशन नोट आया तो उसके बाद सप्लायर ने देखा, अच्छा अच्छा परचेज रिक्वेजिशन नोट आ गया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. तो उसने वो क्या करेगा, सब सप्लायर से फोन करके रेट पूछेगा कि हाँ भाई कितना रेट है, क्या क्वालिटी है, सैंपल दिखाओ. वो जो भी उसे करना है, दैट इज द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट. वो करने के बाद फिर सप्लायर के पास उसने एक ऑर्डर प्लेस किया. जोन सा भी सप्लायर उसको पसंद आया उसके पास उसने ऑर्डर प्लेस किया. आप भी तो डोमिनोज और उसमें ऑर्डर प्लेस करते रेस्टोरेंट में, है ना. तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, राइट. सो आपने पहले अपने मेन्यू देख करके किसी एक रेस्टोरेंट को चूज किया कि अरे इसे स्विगी कर लेते हैं, और अल्टीमेटली आपने वो सामान क्या किया? परचेज ऑर्डर. यू हैव बुक्ड योर ऑर्डर. नाउ ये ऑर्डर की कितनी कॉपीज होंगी? ऑर्डर की 4 कॉपीज होंगी. मैम 4? अभी तक तो आप 3 बोल रहे थे. चलो 3 तो बताओ कहाँ कहाँ जाएंगे. ओके मैम 3 तो पता है, परचेज डिपार्टमेंट, सप्लायर एंड थर्ड इज कॉस्टिंग. अब 4th बच गया. देखो बेटा, अगर हमारे रिसीविंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को यही नहीं पता होगा कि कहाँ जाना है, मतलब क्या मंगवाया था, क्या रेट पे बात डन हुई है, कुछ पता नहीं है. मान लीजिए हमने 1000 टन सामान मंगवाया. 1000 टन में सामान में रेट हमारा एग्री हुआ था 19 रुपीज पर टन, और 19 रुपीज के हिसाब से रेट डन हुआ था. अब ये कैसे पता चलेगा कि 19 रुपीज का हुआ था? रिसीविंग इंस्पेक्शन में तो फिर अल्टीमेटली बिल पास करना है. अगर उसको आप ठीक से नहीं बताओगे तो वो बिल कैसे पास करेगा? सो एक कॉपी जा रही है रिसीविंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास, ताकि उसको पता चल जाए कि हमने ये सामान ऑर्डर किया है, ये सामान मंगवाया है, इस ड्यू डेट तक पहुंच जाना चाहिए, ये रेट लगाया गया था, और सो ऑन सो फोर्थ. तो हमारे परचेज ऑर्डर की 4 कॉपीज कहाँ कहाँ गई? फिर से बताइए. एक तो परचेज डिपार्टमेंट, दूसरा सप्लायर, तीसरा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, फोर्थ रिसीविंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट. अच्छा मैम रिसीविंग इंस्पेक्शन अलग अलग हो तो रिसीविंग डिपार्टमेंट, राइट. रिसीविंग आएगा, वो रेट वगैरह चेक करेगा, सैंपल के लिए वो इंस्पेक्शन के पास भेज देता है, वहां सैंपल अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद वो डन कर देगा. अदरवाइज देन द 4th कॉपी विल गो टू रिसीविंग डिपार्टमेंट. ओके. सो नाउ कम्स सप्लायर. सप्लायर आया, क्या लाया? इनवॉइस लाया. क्या लाया? इनवॉइस लाया. जब भी आपके घर में कभी भी कोई भी चीज आती है, आप अमेज़न से सामान मंगवाइए, आप फ्लिपकार्ट से आपके साथ उसके साथ सामान के साथ क्या आता है? इनवॉइस आता है ना. ये इनवॉइस हमेशा 2 कॉपीज में होता है, आपको दिखाई नहीं देगा. इनवॉइस हमेशा 2 कॉपीज में होता है. तो एक तो आपने कुरियर वाले ने साइन करा के ले गया था कि आपने सामान ले लिया है, आपको मिल गया. सो एक तो वापस सप्लायर के पास पहुंच जाएगा ये बता करके कि हाँ जी देखो हम सामान डिलीवर कर आए हैं. और दूसरा
रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास चला गया कि जी हमारा ये सामान ये रेट पे हमने भेजा है। अब कंपनी के पास पहुंचा इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या सामान आया है, कितना आया है, क्या रेट लगा है, सब रिसीविंग ने चेक कर लिया, क्वालिटी चेक कर लिया, क्वांटिटी चेक कर लिया, रेट चेक कर लिया, सब कुछ चेक हो गया है। अब रिसीविंग ने अपने सामान रख लिया। अब वो बताएगा कि हाँ जी सामान आ गया, और आ गया क्या बोलते हैं, रिसीव्ड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मटीरियल रिसीव्ड नोट। क्या बोलते हैं बेटा, मटीरियल रिसीव्ड नोट, राइट। दिस इज मटीरियल रिसीव्ड नोट। और मटीरियल रिसीव्ड नोट कितनी कॉपीज में बनता है, ये मटीरियल रिसीव्ड नोट 4 कॉपीज में बनता है। ये मटीरियल रिसीव्ड नोट कितनी कॉपीज में बनता है बेटा, 4 कॉपीज में बनता है। 3 कॉपीज तो पता है ना, हाँ जी, स्टोर और रिसीविंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, थर्ड इज कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। फोर्थ डिपार्टमेंट कौन सा है बेटा जी, फोर्थ डिपार्टमेंट है हमारा परचेज डिपार्टमेंट, राइट। फोर्थ डिपार्टमेंट कौन सा है हमारा, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का मतलब हुआ कि उनको भी तो पता चलना चाहिए कि जो आपने ऑर्डर मंगवाया था देखो वो आ गया है। तो आपने सामान मंगवाया था और वो आ गया है, ये बताने के लिए क्या करा हमने, दिस इज आवर फोर्थ कॉपी, राइट। तो परचेज डिपार्टमेंट के पास भी कंफर्मेशन आ जानी चाहिए कि हमारे पास कैसे कैसे आ रहा है। तो चलो, जितना मैंने आपको पढ़ाया इसके अंदर एक दो छोटी छोटी एक दो चीजें और ऐड कर देती हूँ, उसके बाद एक बड़ी प्यारी सी वीडियो दिखाऊंगी, राइट। सो मटीरियल ट्रांसफर नोट, ये क्या चीज होती है मैम, देखो बेटा कभी कभी फैक्ट्रीज में भी 2-3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, when the goods are transferred from one department to another department, जब भी goods ट्रांसफर होंगी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ, तब हमारे पास क्या बनता है, मटीरियल ट्रांसफर नोट। क्या बनता है बेटा, मटीरियल ट्रांसफर नोट। अभी मटीरियल ट्रांसफर नोट की भी 3 कॉपीज होंगी। कहाँ कौन कौन सी कॉपीज होंगी, एक डिपार्टमेंट 1 जिसने दिया, एक डिपार्टमेंट 2 जिसने लिया, और तीसरा हो गया कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैम, right. This is our material transfer note, that means transferred department, then transferee department, and the last one is the costing department, right. अच्छा चलो ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट नोट मतलब नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है। वो हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या बनाएंगे, हमारे पास बस एक डॉक्यूमेंटेशन और आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मटीरियल रिटर्न नोट। क्या बेटा, मटीरियल रिटर्न नोट। मटीरियल रिटर्न नोट क्या होता है, राइट, दिस इज मटीरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर्स। कभी कभी सामान फैक्ट्री से स्टोर में वापस चला जाता है, किस लिए चला जाता है, फैक्ट्री में यूज हो चुका, अब बाकी स्पेयर सामान अगर फैक्ट्री में पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसको वापस कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज मटीरियल रिटर्न नोट, राइट। तो ये मटीरियल रिटर्न नोट अगेन 3 कॉपीज में गया। कौन कौन से किस किस के पास गया, दैट इज फैक्ट्री में गया और स्टोर में गया, और इसके बाद कहाँ गया, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। सो जैसे आपके किचन में जब सामान यूज होता है, एक्स्ट्रा सामान क्या करती है मम्मी, वापस फ्रिज में रख देती है। सो बिल्कुल वैसे ही फैक्ट्री में कोई सामान यूज हो गया और उसके बाद भी कुछ बच जाता है, सामान एक्स्ट्रा मंगवा लिया गया था गलती से, तो आप क्या करेंगे, उसको स्टोर में वापस करवा देंगे। दिस इज कॉल्ड एज मटीरियल रिटर्न नोट। सो बच्चे, हमने कितने डॉक्यूमेंटेशन पढ़े जरा देखे तो, हम लोगों ने एक किया मटीरियल रिक्विजिशन नोट नंबर 1, परचेज रिक्विजिशन नंबर 2, परचेज ऑर्डर नंबर 3, इनवॉइस नंबर 4, मटेरियल रिसीव नोट नंबर 5, और इसके अलावा हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, मटेरियल ट्रांसफर नोट एंड मटेरियल रिटर्न नोट। इस तरह से हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं, 5 काम हमारे रेडी हो चुके हैं, राइट। अब मुझे आगे चलना है, दैट इज अब आपको एक प्यारी सी वीडियो दिखा के आती हूँ। सेम चीज जो मैंने आपको समझाई है वो आपको एक पूरी चार्ट की फॉर्म में दिखा रही हूँ। आई थिंक देखिए, है ना, और
इसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो मैम ने बताया सेम वैसा ही हो रहा है, सेम वैसा का वैसा ही चल रहा है. सो जस्ट सी एंड कम ऑन एंड वॉच. ओके, आफ्टर वॉचिंग दिस नाउ अब मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज हाउ मच टू परचेज. कितना खरीदे? क्या मैं एक साथ सब कुछ ले आऊं? मतलब कि मैं साल भर की सब्जियां क्या एक साथ ले आऊं? अरे नहीं मैम, सब खराब हो जाएगा. हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. और क्या प्रॉब्लम होगी अभी देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी. दैट मीन्स मैं ऐसा नहीं कर सकती कि सारा सामान एक साथ उठा लाऊं, बिकॉज हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. और चाहे डिस्काउंट भी मिल रहा हो, आप बोले मैं बहुत बल्क पे खरीदने पे डिस्काउंट भी मिलता है, तो यस हमारे कुछ ना कुछ एक प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारे ठीक रहेगा. क्योंकि एक चीज लेके आओगे तो भी प्रॉब्लम है. आप रोज 1 किलो आटा लेके आओ तो घर में कितना ज्यादा आटा लगना है. आप रोज 1 किलो लेके आओगे तो दैट इज वेरी इम्पॉसिबल, राइट. और अगर आप एक साथ पूरे साल का आटा इकट्ठा ले आओगे तो भी प्रॉब्लम है. सो दैट मीन्स हमारा कुछ ना कुछ बीच का सोचना पड़ेगा. दैट मीन्स माई नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अराइजिंग इज हाउ मच टू परचेज, राइट. दैट इज कितना खरीदें. इसके लिए हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कितना सामान, मतलब क्वांटिटी क्या ऑर्डर करें जो इकोनॉमिकल पड़ जाए, मतलब कि सस्ता पड़ जाए. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी खरीदें, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें कि सस्ता पड़े. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EOQ बोलते हैं. इसकी डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, राइट. दैट यू विल बी डूइंग इन बीकॉम ऑन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स. अगर आप कर रहे हैं तो अदरवाइज की जरूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि वी डोंट रिक्वायर, बिकॉज इट रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशिएशन विच इज नॉट देयर इन CA. सो एज अ रिजल्ट हम इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूला को सिर्फ यूज करेंगे. सो पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या चीज है पहले समझेंगे. इट इज द optimum quantity purchased. It is the optimum quantity purchased. कितना क्वांटिटी खरीदा, where the total cost of carrying and ordering becomes minimum. ये क्या वर्ड है मैम, कैरिंग एंड ऑर्डरिंग? हाँ जी, अब बताती हूँ क्या चीज है. बट अभी आप देखिए तो यहाँ वर्ड है टोटल कॉस्ट बिकम्स मिनिमम. हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जानी चाहिए.
तो ये टोटल कॉस्ट मिनिमम का हम लोग को कैसे निकालेंगे? देखो जी, 3 तरीके हैं इसको निकालने के। वन इज ग्राफिकल अप्रोच, वन इज ग्राफ से निकालेंगे, राइट। आपको ये पता है प्रैक्टिकल लाइफ में ग्राफ में हम यूज नहीं करते, कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हैं, राइट। दूसरा इज एल्जेब्रिक अप्रोच। सो एल्जेब्रिक अप्रोच का जो फॉर्मूला है जो हम आगे सीखने जा रहे हैं, इसको कहते हैं विल्सन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा इसको? विल्सन फॉर्मूला। एंड थर्ड वन इज टैब्यूलर अप्रोच। सो ईओक्यू निकालने के लिए, ईओक्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 मेथड से हम निकाल सकते हैं। 1 इज ग्राफिकल अप्रोच, 2 इज एल्जेब्रिक अप्रोच एंड 3 इज टैब्यूलर अप्रोच। सो ग्राफिकल, एल्जेब्रिक एंड टैब्यूलर, 3 तरह की अप्रोचेस हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच क्या जी? ग्राफिकल अप्रोच क्या होगा समझिए बेटा, आइए। सो इस ग्राफिकल अप्रोच के अंदर हमने यहां पे देखना है व्हाट आर द यूनिट्स पर ऑर्डर, और दूसरा हमने देखना है यहां पर अमाउंट, राइट। यूनिट्स पर ऑर्डर एंड अमाउंट, ओके। सो अब आप देखिए, अगर मैं कभी भी कॉस्ट ड्रॉ करती हूँ, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, पहले देखते हैं। देखिए कैरिंग कॉस्ट का जो ग्राफ आता है वो आता है ऐसे। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर मैं ज्यादा यूनिट रखती हूं तो ज्यादा, एक ऑर्डर में ज्यादा सामान रखती हूँ तो मेरा पैसा ब्लॉक ज्यादा होगा और मेरे पास सामान को रखने की कॉस्ट ज्यादा होगी, दिस इज कैरिंग कॉस्ट। और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है वो लगभग ऐसे आती है, राइट। दिस इज माय ऑर्डरिंग कॉस्ट, सो दिस इज माय कैरिंग कॉस्ट, और ये आती है जो ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन दोनों का मतलब भी ठीक से समझेंगे, कैरिंग और ऑर्डरिंग का। और मैं टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाऊं तो लगभग ऐसा आता है टोटल कॉस्ट का ग्राफ। सो ये वो पॉइंट, वो ऑर्डर जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, बेसिकली ये वो पॉइंट होता है जो ईओक्यू कहलाता है, राइट। क्योंकि यहां पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम जा रही है। सो ईओक्यू इज अ पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। आई एम नॉट सेइंग कैरिंग इज मिनिमम। अब देखिए कैरिंग तो मिनिमम 0 पे आ रहा है और ऑर्डरिंग इज मिनिमम, मैंने ऐसा भी नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, राइट। सो ये कैरिंग कॉस्ट और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या चीज है, हमें ये चीज समझनी है। तो सपोज करिए, अब इसको समझाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट सीख रही हूं। सपोज करिए कि मेरे को 500 kgs आटा चाहिए, राइट। तरीका नंबर 1, मैं 1 kg एक बार में खरीदूं। दूसरा, मैं 500 kgs एक बार में खरीदूं। मैं 1 करके शायद दिन में 2 बार चक्कर लगा रही होंगी, है ना। तो अगर मैं 1 kg का खरीदूं तो क्या होगा? पहली बात तो मैम बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बार बार मार्केट जाना, मतलब कि इट्स लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम, आपको बार बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है, बार बार जा रहे हैं तो उसमें कॉस्ट लगेगा। साथ में ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अगर मैं जाऊंगी तब भी मेरा ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, और अगर मैं होम डिलीवरी मंगवाती तो नाना करते कहीं ना कहीं होम डिलीवरीज पे भी कॉस्ट तो ऐड होती ही है। सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। सब बोलेंगे रोज 1 किलो तुम आटा मंगवा रहे हो, 1 किलो क्या, 365 डेज में 500 kgs मंगवाना, तो इसका मतलब एक दिन में कभी कभी तो 2 बार भी मंगवा रहे हो। सो एज अ रिजल्ट यहां पर तो दे विल बी चार्जिंग लॉट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बहुत ज्यादा लगेगी। इसके अलावा लॉस ऑफ गुडविल बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन प्रोडक्शन। अगर मेरे घर में मेहमान आ गए और मेरे घर में आटा है आधा किलो खत्म होने वाला है, तो बेटा धज्जियां उड़ जाएंगी इज्जत की। क्यों? वो बोलेंगे लो जी इनके घर में तो आटा भी नहीं होता। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं सिर्फ 1 ही किलो ही मंगवाती हूँ। नहीं ना, ऐसे ठीक नहीं है,
राइट। तो देयर इज लॉस। और वैसे ही फैक्ट्री में भी अगर आप बहुत कम सामान मंगवाते तो बार बार जो हमारा प्रोडक्शन मेथड है रुक जाएगा, क्योंकि सामान खत्म होता रहेगा। अगर वो जो पीछे से सामान आ रहा है वो 10 मिनट भी लेट हो जाता है तो हमारा प्रोडक्शन फिर रुका हुआ है, फिर पीछे सामान आ रहा है फिर रुक गया, फिर हमारा प्रोडक्शन रुक गया। सो एज अ रिजल्ट वी लूज गुडविल, राइट। इसके अलावा हमारी फॉलोअप कॉस्ट, सामान आ रहा है उसको कॉल करना, उसके सारा आपने देखा तभी सारा डॉक्यूमेंटेशन बनाना, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज, 1 किलो आटा मंगवाने के लिए मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन नोट, परचेज ऑर्डर, फिर इनवॉइस, फिर मटेरियल, अरे बाप रे इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। मैम आटे की कॉस्ट कम होएगी, हाँ ठीक कह रहे हो। तो जिसको हम सारे कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। मगर अगर सपोज करिए कि मैं 500 केजीज एक साथ इकट्ठा मंगवा दूं तो क्या प्रॉब्लम है? तो देखो जी अभी भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है अभी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो अभी भी है। इस 500 किलो को रखें कहाँ? मेरे घर में तो 10 केजीज का ड्रम है। अब 10 केजीज का ड्रम है तो 500 केजी में रखूंगी कहाँ? दूसरा, खराब हो जाएगा मैम, राइट। इतना सारा लाओगे तो वो खराब हो जाएगा, देयर विल बी लॉस ऑफ ऑब्सोलिसेंस। तीसरा, देयर इज अ लॉस ऑफ ड्यू टू वेस्टेज और थेफ्ट। देखो घर में भी लगता है, नौकर नौकरानियों को भी लगता है भाई देखो इनके पास तो 500 किलो रखा है, 10-15 किलो हम ले गए तो कौन सी आफत आ रही है। सो बहुत ज्यादा चीज होने पर इवन हमारी टेंडेंसी वेस्ट करने की है। जैसे सपोज करिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके बैग में 10 पेन रखे हुए हैं और एक पेन गिर भी जाता है तो क्या करोगे? नहीं ठीक है अभी उठा लूंगा है मेरे पास, चलो दूसरा का काम कर लो। बट अगर सपोज करो आपके पास एक ही पेन हो तो फिर क्या होगा? आप अपने साथ हट, यहाँ से मेरा पेन गिर गया, उठा के दे, राइट। तो एज अ रिजल्ट इसका मतलब हमारी वेस्टेजेस कम होती है। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई भी चीज अगर ज्यादा होती है तो हमारी वो चीज क्या होती है? वेस्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। सो देयर विल बिकम वेस्टेज। एंड लास्ट वन इज देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्लॉक। इतना सारा पैसा इकट्ठा आपका ब्लॉक हो रहा है, सो उसके ऊपर भी हमारा इंटरेस्ट का लॉस भी है। इन सभी चीजों को हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, राइट। क्या कहते हैं बेटा? कैरिंग कॉस्ट। एक बार से दोबारा से देखिएगा, अब इस वाले ग्राफ पे दोबारा आ जाते हैं। जब मैं बहुत थोड़ा मंगा रही हूँ, मान लीजिए 1 kg, तो 1 kg में क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा था। देखिए 1 kg पर ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है और हमारा सपोज 500 केजीज यहाँ पर है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 के लिए से एक ही ऑर्डर में आ जाएगा काम, तो है ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत कम है, 0 तो तब भी नहीं है, बट हाँ एक बार में लाने की जो भी कॉस्ट लगेगी। और कैरिंग कॉस्ट को देखिए, जब आप 1 kg करें तो बहुत छोटा सा है, इतना सा है, बट जब आप 500 kg मंगा रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स ना हम बहुत कम मंगा सकते हैं ना हम बहुत ज्यादा मंगा सकते हैं, हमें कुछ बीच का मंगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत कम मंगाने पर ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत ज्यादा मंगाने पर कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है। और इस तरह की चीज के अंदर जहां कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है या जो ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो फिर हमारे कुछ ना कुछ बीच का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और बीच का सोल्यूशन क्या है? इसी बीच के सोल्यूशन को हम कहते हैं ईओक्यू। क्या बोलते हैं बेटा? ईओक्यू। सो हमने यहाँ पे एक नोट डालना है दैट इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन ग्राफ, the intersection point, the intersection point is called EOQ because here the total cost of carrying and ordering is minimized, राइट। तो कैरिंग और ऑर्डरिंग का जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ओके, सो हमने ये सीखा, राइट। नंबर 2 इज एल्जेब्रिक मेथड। नंबर 2 हमारे पास आ रहा है जी एल्जेब्रिक मेथड, और इस एल्जेब्रिक मेथड का एक और नाम है, इसको कहते हैं विल्सन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा इसको? विल्सन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? EOQ is equal to √2AO by C, राइट।
2AO by C, where what is A? My A is annual usage या फिर annual consumption. Annual usage or annual consumption in units. Units के अंदर annual consumption, right? तो A is annual usage या annual consumption in units. Then O is ordering cost per order. O is ordering cost per order, right? And C is carrying cost per unit per annum. So what is C? C is carrying cost per unit per annum. So ordering cost is ordering cost per order. एक ऑर्डर को मंगवाने के लिए क्या कॉस्ट है, और कैरिंग कॉस्ट होते हैं एक यूनिट को पर एनम कैरी करने के लिए क्या कॉस्ट लग रही है. और ये जो ए है वो है एनुअल कंजम्पशन. वापस हमेशा ध्यान रखना है ये यूनिट्स में होगा, रुपीज में नहीं होगा, राइट. तो ये बात आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी. एक और बात ध्यान देखिएगा, ये अगर पर एनम है तो ये एनुअल है, अगर ये पर मंथ हो जाएगा तो वो मंथली होगा. ये दोनों सेम टाइम बेसिस पे चलेंगे. चाहे दोनों वीकली हो तब भी सेम आंसर आएगा, मतलब वीकली कंजम्पशन और ये कैरिंग कॉस्ट पर वीक आ जाएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है. अगर दोनों मंथली होंगे तो दोनों मंथली पे निकल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हमारे को ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों सेम टाइम फ्रेम में होने चाहिए. सेम दोनों चीजें एनुअल है तो एनुअल में दिखे, मंथली है तो मंथली में दिखे, राइट. तो अभी कुछ पीटीआर्स मैं आपको लिखवा रही हूँ इसके लिए, जो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं छोटी छोटी बातों पे आपको बुद्धू बनाएंगे, राइट. नंबर 1, एनुअल कंजम्पशन इज इन यूनिट्स. मतलब यूनिट्स मतलब केजी, पीसेस, नंबर, कुछ भी जो दे रखा हो, फुल स्टॉप. इफ इट इज गिवन इन रुपीज, और कैसे भी करके क्वेश्चन में वो रुपीज में दिया हुआ है, देन वी विल डिवाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट टू फाइंड the number of units. So what is my annual consumption? So A जो है हमेशा यूनिट्स में होगा, केजीज, लीटर, मीटर ऐसे होगा, नंबर ऑफ पीसेस में होगा. बट अगर वो सपोज रुपीज में दिया हुआ है तो पहले आप कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड करेंगे और उसको यूनिट्स में निकालेंगे, तब जाके आपको यूज करना है. ध्यान दीजिएगा. दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा that the time frame या टाइम पीरियड फॉर A एंड C आर इक्वल. टाइम पीरियड A का और C का हमेशा क्या होगा, इक्वल रहेगा, राइट. इफ C इज पर मंथ, अगर जो C दिया हुआ है वो मंथली दिया हुआ है, देन A should also be monthly consumption. A should also be monthly consumption. A भी क्या रहेगा, monthly consumption रहेगा, right. नंबर 3 लेते हैं. That carrying cost, जो carrying cost होती है carrying cost is usually given in percentages. Carrying cost usually percentage के फॉर्म में दिया होगा. अगर ऐसा है then it is a percentage of per unit purchase price. ध्यान दीजिएगा, अगर कैरिंग कॉस्ट रखा है 20%, 10%, तो इट इज ऑलवेज अ percentage of per unit purchase price, purchase cost, right. So it is a किसका परसेंटेज निकालना है, पर यूनिट परचेज प्राइस का. एक यूनिट कॉस्ट देखिए, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, क्योंकि वो क्या है, पर यूनिट पर एनम. तो
आपको उसको पर यूनिट बनाने के लिए पर यूनिट परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नंबर 2, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज प्रोडक्शन, मान लीजिए वो बोलते हैं हम साल भर में 200 टेबल्स बनाते हैं, बट जो ईओक्यू है वो तो रॉ मटेरियल के लिए है, टेबल्स के लिए थोड़ी ना है. हम बनाते हैं प्रोडक्शन, तो आपको पूछना पड़ेगा कि उस एक टेबल में कितनी लकड़ी लग रही है और उस लकड़ी के हिसाब से आपको कंजम्पशन निकालनी है, राइट. देन वी मस्ट फाइंड consumption of raw material for that production. Right? तो फिर आप क्या करेंगे जी, उसके बाद आप कंजम्पशन निकालेंगे रॉ मटेरियल का उस प्रोडक्शन के लिए, राइट. तो दिस इज हाउ यू हैव टू मूव ऑन. आई रिपीट माय वर्ड्स कि अगर आपको प्रोडक्शन दिया जाए, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मैंने 500 केजीज केक्स बनाए पूरे साल में. अब आपको देखना पड़ेगा 1 केजी केक में कितना कंपोनेंट लग रहा है. अब 1 केजी केक में मैं बताऊंगी इतना इतना आपको फ्लोर लग रहा है, इतना आपको शुगर लग रहा है, इतना आपको क्रीम लग रहा है, इतना आपको ये लग रहा है. तो आपको उसके हिसाब से कंजम्पशन निकालने पड़ेंगे, कौन से रॉ मटेरियल को मंगाना है. सपोज करिए मैं कहती हूँ क्रीम मंगाना है मुझे, तो मेरे को ईओक्यू निकालना है क्रीम का, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे 1 किलो केक के ऊपर कितना क्रीम है और साल भर के उसके उसका कंजम्पशन क्या होगा, राइट. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट we are concerned about, next point is we are concerned about usage. हमारा सारा दिमाग यूसेज पे चलेगा एंड नॉट द डिमांड. डिमांड के हिसाब से नहीं चलेगा जी, राइट. सो आई रिपीट, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द यूसेज एंड नॉट द डिमांड. हम डिमांड के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम तो यूसेज के हिसाब से चलेंगे. हेंस if both are given, we ignore demand. सपोज करिए आपको सिर्फ डिमांड गिवन, तो हम फिर यही बोलेंगे भी डिमांड और यूज बिल्कुल इक्वल हो रहा है. अब आप इसका मतलब क्या समझेंगे. जिस सपोज करिए मैं कहती हूँ कि दैट आई डिमांड 10 टॉफीज, बट मैं यूज करती हूँ सिर्फ 5, तो 10 का कोई फायदा नहीं है. मैं डिमांड करती हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है. आप मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर सपोज करिए कि 400 यूनिट्स की हमारे यहाँ पेन्स की डिमांड है, राइट. बट हम जो यूज कर रहे हैं एक्चुअली में वो तो सिर्फ 250 यूज कर रहे हैं. डिमांड मार्केट में जो मर्जी हो सकती है, जो यूज हो रहा है उसके हिसाब से काम करना है. सो नॉर्मली हम हमेशा ही मानेंगे कि डिमांड और यूसेज इक्वल है, पर सपोज किसी क्वेश्चन में डिमांड और यूसेज अलग अलग दिया हुआ है, तो आप डिमांड को इग्नोर करेंगे, आप सिर्फ यूसेज वर्ड को उठाएंगे, राइट. फिर इसके बाद एक पॉइंट और समझा रही हूं, इसको हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे. अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सिर्फ नोट डाउन करने के लिए है. यू विल बी लर्निंग दिस प्रॉपरली अभी थोड़ी देर बाद. नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है A अपॉन EOQ. कैसे निकालेंगे बताऊंगी बेटा जी. नंबर 2, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है. अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना हो टोटल उसका, तो कैसे निकलेगा. दिस इज AO अपॉन EOQ. व्हाट इज A? एनुअल कंजम्पशन. व्हाट इज O? ऑर्डरिंग कॉस्ट. EOQ तो है, राइट. देन व्हाट इज आवर carrying cost. EOQ divide by 2 into C. Number 4, what is my total cost? My total cost is ordering cost plus carrying cost. सपोज कोई पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कितना है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर
upon number of orders. Number of days in a year upon number of orders. Right? Now, what is carrying cost? If minimum level is maintained, it is equal to minimum level plus EOQ divided by 2 into C. ये सभी पीटीआर जो मैंने लिखवाए हैं, ये सभी कुछ हमने खुद डिराइव करने हैं, खुद समझने हैं. इनको आपने अभी रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं रटना है. और हमने इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके क्वेश्चन के साथ देखेंगे. राइट, तो पहले हम एक क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं. लेट्स ओपन आवर बुक. अपनी बुक उठा लेते हैं जी. और आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी खोल लीजिए. लेट्स स्टार्ट द वर्क नाउ. सो मटेरियल चैप्टर खोल रहे हैं जी हम लोग, और उसका पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं. दैट इज EOQ का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो करने जा रहे हैं. आर यू विद मी? Yes, ma'am. Let's start with this. My first question. और ये सभी फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिखे हैं सब बनाएंगे अभी हम लोग अपने हिसाब से, और क्वेश्चन के साथ सीखेंगे क्या करना है, कैसे करना है. So पहला क्वेश्चन आया आपके पास. From the following data, determine the EOQ. Annual requirement is 12 lakh units. Purchase price is 3 per units. Ordering cost is 50 per order and carrying cost is 10% of the cost. सबसे पहले देखिए A, क्या यूनिट्स में कि रुपीज में है? मैम यूनिट्स में है. सो ओके, दिस इज 12 lakh. देन O is ordering cost per order, this is 50. And what is C? It is percentage, and हमेशा percentage किसका होता है? Per unit purchase price. And per unit purchase is 3 rupees, this has become 30 paisa. Okay, so this is my क्या बेटा? This is my A, O and C. Now let's talk about EOQ. EOQ is 2AO by C. If I proceed on, then what is A? This is 12 lakh. What is O? This is 50. What is C? This is 30. So this is 20,000 units. How much is it? This is 20,000 units, right? So EOQ is 20,000 units. तो हमारे पास बड़ी आराम से आ गई जी. फॉर्मूला में डाला, बड़े आराम से निकल आया. आप सब क्या आपका कैलसी रेडी है ना? हाँ जी, मेरा भी रेडी है. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में 20,000 खरीदना है. 12 लाख आपको टोटल चाहिए, मगर कितना खरीदना है? 20,000. अच्छा, एक छोटा सवाल पूछती हूँ कि सपोज करिए आपको पूरा साल में 400 पेन चाहिए. कितने पेन चाहिए? 400. और आप एक बार में 10 पेन लाते हो. कितने लाते हो बेटा? 10. तो अच्छा ये बताओ कितनी बार मार्केट जाना पड़ेगा? मैम 400 पेन चाहिए, एक बार में 10 आते तो 40. कैसे निकाला बच्चे? 400 डिवाइड बाय 10. तो एक बार में 10 पेन ला रहे हैं, 400 पेन चाहिए, तो आपको कितनी बार मार्केट जाना पड़ेगा? 40 टाइम्स ना. इसे कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स. सो नंबर ऑफ ऑर्डर अगर मैं निकालना चाहूं, मैं कहती हूँ पूरा साल में 12 लाख चाहिए. एक बार में आप 20,000 ला रहे हो. पूरा साल में कितना चाहिए? 12 लाख. एक बार में कितना ला रहे हो? 20,000 ला रहे हो. इसका मतलब ये हुआ दिस इज 60 ऑर्डर्स. कितने ऑर्डर्स? दिस इज 60 ऑर्डर्स. और अगर आप ध्यान दें तो ये बन गया हमारा, ये है A और ये है हमारा EOQ. सो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला से चेक करके आइए, क्या नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला A by EOQ ही बना है? आंसर इज यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो. चलो ठीक है. सो दिस इज नंबर ऑफ ऑर्डर हमने निकाल लिया. ओके, अब आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट. अब बेटा जी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? देखो मैम, आपने कितने ऑर्डर मंगाने, पहले तो ये बोलो. हमने 60 ऑर्डर मंगाने हैं, और एक ऑर्डर को मंगाने में कितनी कॉस्ट लग रही है? 50 रुपीज लग रही है. दैट मीन्स दिस इज 3,000 रुपीज. हाँ जी, तो जरा फॉर्मूला खुद बनाए. जरा देखो, कोई भी फॉर्मूला रट्टा नहीं है. EOQ का फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए याद कराने को बोला कि पार्शियल डिफरेंशिएशन बेस्ड है. देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि आप में से कोई बच्चे नॉन मैथ्स का भी हो सकता है ना. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज कर कोई फायदा नहीं, बट जो सिंपल चीजें हैं तो हम खुद निकाल सकते हैं ना. सो ये 60 क्या चीज है? 60 था मैम नंबर ऑफ ऑर्डर्स. नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाला था? A by EOQ. और 50 क्या चीज है? O.
सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, A इंटू O बाई EOQ बन गया ना ऑर्डरिंग कॉस्ट। देख के आओ जरा पीटीआर में, क्या यही फॉर्मूला था? अरे यस मैम, पक्का यही था। चलो वेरी गुड। अब आते हैं, समझ में आ रहा है ना सभी को? मैं दोबारा समझा दूं। EOQ मतलब हमने सिंपल फॉर्मूला में डाला, निकल आया। अब नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए क्या किया भाई, मेरे को साल भर में 12 लाख चाहिए था, एक बार में मेरे को 20,000 खरीदना है, तो ऑब्वियसली कितने ऑर्डर परचेज करने पड़ेंगे? 60 ऑर्डर परचेज करने पड़ेंगे ना। हाँ जी, 60 बार ऑर्डर करना पड़ेगा आपको। हमने 60 ऑर्डर बना लिया और हर बार ऑर्डर पे 50 रुपीज लगने हैं, तो 60 ऑर्डर 50 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 3000। तो क्या मैम फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है? अरे नहीं, हमें फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम खुद भी बना सकते हैं, हम इंटेलिजेंट है, राइट। फिर भी अगर याद हो तो अच्छी बात होती है, मगर हमारे को ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आता है जी कैरिंग कॉस्ट। देखो जी, एक बार में आपको कितना कैरी करना पड़ा, कैरी का मतलब एवरेज स्टॉक कितना है। तो देखो जितना आप कैरी का मतलब क्या है, स्टोरेज कॉस्ट, कितना इंटरेस्ट ब्लॉक है, कितना सब कुछ है। तो क्या था, 0 था, फिर 20,000 खरीदा, फिर वो धीरे धीरे यूज हो के फिर 0 हो गया, फिर 20,000 खरीदा, फिर धीरे धीरे यूज होकर फिर 0 हो गया, फिर 20,000 खरीदा, फिर धीरे धीरे 0 हो गया, फिर 20,000 खरीदा, फिर धीरे धीरे 0 हो गया। मैम इसका मतलब स्टॉक तो फ्लक्चुएट कर रहा है बिटवीन 0 एंड 20,000, और जब फ्लक्चुएटिंग चीजें हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा एवरेज निकाल लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बना 0 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 2, राइट। तो 0 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 2, ये तो हो गया एवरेज स्टॉक। और इसको रखने के लिए, इसको कैरी करने के लिए हमारी कॉस्ट आ रही थी 30 पैसा। कितनी आ रही थी बेटा? 30 पैसा। सो दिस इज कैरिंग कॉस्ट। आप देख सकते हैं ये भी 3000 आया। कितना आया? 3000 आया। तो चलो बच्चों इसको फॉर्मूला चेक करें। देखो ये 0 तो क्या बार बार ऐड करना है ना। ये 20,000 क्या था, आप ही बताओ भाई। ये 20,000 क्या था मैम? ये 20,000 EOQ था डिवाइड बाई 2, और 0.3 क्या था? C था मैम। सो माई कैरिंग कॉस्ट इज EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू C। क्या है बेटा? EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू C। सो 20,000 डिवाइड बाई 2 इंटू C। इज इट ओके? यस मैम। सो दिस इज माई कैरिंग कॉस्ट। नाउ लेट्स सी आवर टोटल कॉस्ट। माई टोटल कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट plus carrying cost, right? This is 3,000 plus 3,000, it is equal to 6,000. कितना है बेटा अपने पास? ये आया 6,000 का। So this is my total cost, right? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमने कई सारी चीजें खुद निकालनी है। इस EOQ के साथ हमने EOQ निकालना सीखा, हमने नंबर ऑफ ऑर्डर सीखा, हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर सीखा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड देन टोटल कॉस्ट। आप चेक कर लीजिए क्या सभी फॉर्मूलाज बिल्कुल वही आ रहे हैं जो हमने बनाए हैं? आंसर इज हाँ मैम। वो लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं बताया मैम, अभी आएगा। अभी तो आपको मिनिमम लेवल पता नहीं ना क्या चीज होती है, अभी हमने आपको मिनिमम लेवल नहीं सिखाया। जब मिनिमम लेवल पे आएंगे स्टोरेज के साथ तब काम करेंगे उसके ऊपर। सो हमने कौन कौन से फॉर्मूला कर लिए आप देखिए। हमने नंबर ऑफ ऑर्डर कर लिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट कर लिया, कैरिंग कॉस्ट कर लिया, टोटल कॉस्ट कर लिया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने कितनी जल्दी ऑर्डर मंगवाया। क्या मंगवाया? कितनी जल्दी ऑर्डर मंगवाया। तो चलो एक काम करते हैं, इसी पे चलते हैं। हमने कितने ऑर्डर मंगवाए थे? कोई पूछे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, तो मैंने कहा जी हमने पूरा साल में 60 ऑर्डर मंगवाने थे। पूरा साल में 60 ऑर्डर मंगवाने थे। अच्छा एक बार यहीं पर देखिएगा जरा, मैं ये भी वॉश कर देती हूँ, राइट। सो अगर फ्रीक्वेंसी के निकालने की बात की जाए तो क्या होगा? हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर क्या होगा। देखो मान लेते हैं साल में 360 डेज है, 365 तो थोड़ा सा डेसिमल में निकलेगा, कोई फायदा नहीं है। सो 360 डेज है हमारे अजम्पशन के लिए, 3 नेशनल हॉलीडे, एक दिवाली, होली और आगे करते करते हमारे 360 डेज हैं। तो इसको अगर मैं 60 से डिवाइड करूं, दैट मीन्स हर 6th डे मुझे नया सामान मंगाना पड़ेगा, जो मेरे को 60 ऑर्डर एक साल में पूरे करवाने हैं। मतलब हर 6ठे दिन मुझे नए ऑर्डर का प्रोसीडिंग शुरू करना है। दिस कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। मतलब कि सपोज मैं आपसे पूछूं आपके घर में सब्जी कितनी फ्रीक्वेंसी पे आती है, तो कोई बोलेगा मम्मी मेरी मम्मा तो डेली खरीदती है, और कोई बोलेगा नहीं मम्मा मेरी मम्मा तो वर्किंग है, वो तो हफ्ते में एक बार लेके आती है, राइट। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, राइट। और हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाला ही था, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे
जितने नंबर ऑफ ऑर्डर 60 ऑर्डर्स थे और हमारे 50 रुपीज पर ऑर्डर था, दैट मीन्स दिस इज 3000. सो अब आपने जितना कुछ भी लिखा है एक बार सारा चेक कर लीजिए. देखिए मैं उस टाइम पे आपको बोल रही थी कि मैं आपको बनाने का टाइम दूंगी. आई थिंक मैंने आपको दिया नहीं था वो सब बनाने का. अगर आपने ये ना बनाया हो तो प्लीज बना लीजिएगा. दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ परचेज. और बेटा यही परचेज मैकेनिज्म आगे जा करके आप लोगों को ऑडिट में भी हेल्प करेगा. व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल ऑडिट नहीं, बेसिकली मेनली इंटरनल कंट्रोल. सो वो इंटरनल कंट्रोल का प्रोसेस में ये वाला जो एग्जाम्पल सबसे अच्छा सेट होएगा, राइट. उसके बाद फिर आप लोगों ने मटेरियल ट्रांसफर मोड, मटेरियल रिटर्न आउट देखा. फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सारा एक वीडियो के फॉर्म में भी देखा था. देन हाउ मच टू परचेज, कितना क्वांटिटी खरीदना है, दैट इज EOQ, राइट. EOQ, ओके. और EOQ के अंदर हमने दो आज हमने कर लिए, ग्राफिकल अप्रोच और एल्जेब्रिक अप्रोच. अभी टैबुलर अप्रोच बाकी है. सो ग्राफिकल अप्रोच में हमने देखा था कि कम सामान मंगवाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत बढ़ जाएगी, इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट कम है. बट अगर आपने सारा सामान इकट्ठा मंगा लिया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, एक ही बार मंगाना पड़ेगा, बट कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी. अल्टीमेटली इनइफेक्टिव हमारी टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट. दिस इज इट. तो हमने देखा अगर 1 किलो मंगाए और 500 किलो एक साथ मंगाए तो क्या कॉस्ट होगी. दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. और इसके अलावा हमारे पास आया एल्जेब्रिक मेथड. एल्जेब्रिक मेथड का हमने फॉर्मूला किया, हमने देखा कुछ पॉइंटर रिमेंबर, राइट. दिस इज विल्सन फॉर्मूला, पॉइंटर रिमेंबर. बहुत खास बातें हैं, आपने सबने नोट डाउन जरूर करनी है अपनी कॉपी में, क्योंकि यही हमारे EOQ के अंदर मेन फंडाज या मेन पंगा हो सकता है, आपको पता होना चाहिए, राइट. दिस इज आवर PTRs, right. This is my PTRs. You can simply note down the things. आप नोट डाउन करते जाइए, right. इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा. एंड देन द कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर भी मैंने आपको समझा दिया. अब बस ये 12th पॉइंट हमारा रहता है, ये अब तब समझेंगे जब आप मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल ये सब पे आएंगे, तब जाके आपको इसके आगे का फर्दर समझ में आएगा, राइट. तो ये हो गया जी हमारा, और ये हमने क्वेश्चन कर लिया था. आई होप आप सभी ने नोट डाउन करा है, अच्छे से नोट डाउन. बेटा कॉपीज भी कुछ साथ साथ बनेंगी, कॉपीज अलग अलग नहीं बनेंगी. आपकी एक ही कॉपी कॉस्टिंग की पूरी कंप्लीट बननी है, उसके अंदर आपने सारा काम करना है. किसी और सब्जेक्ट का काम मेरी कॉस्टिंग कॉपी में बिल्कुल नहीं करना है, राइट. सो दिस इज माई रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. सो आज की हमारी पहली मटेरियल क्लास आज खत्म होती है. और आज को मैं आपको होमवर्क भी नहीं दे रही हूँ, वैसे होमवर्क दे सकते हैं, बट स्टिल मैं चाहती हूँ EOQ के मैं आपको थोड़ा और प्रैक्टिस कराऊं, और उसके बाद फिर हम आपको होमवर्क देंगे. सो बाय द टाइम आप सर रिविजन करके आइएगा, अगली क्लास में अच्छे से रिवाइज करिएगा. और ये करने के बाद देन विल बी डूइंग मोर क्वेश्चंस ऑफ EOQ. EOQ को और डीप में सर करके आते हैं और अच्छे से पॉइंट्स देख के आते हैं, ताकि हम लोग फिर उसके बाद अपने होमवर्क पे जा सकें. सो सी इन द नेक्स्ट क्लास. बाय फॉर नाउ एंड सी यू. टाटा.